हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें अर्ध आयु के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे बहुत सारी इसमें गलतियां कर देते हैं। उन गलतियों को हम बिल्कुल नहीं करेंगे और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल फोकस के साथ में। यहाँ देखिए, फर्स्ट हो रहा है अर्ध। अर्ध का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का हाफ कर देना, यानी कि एक सर्किल है तो इसका जो हाफ होगा वो क्या, इसे हम क्या बोल देते हैं? अर्ध बोल देते हैं। तो एक तरीके से किसी भी चीज का आधा हो जाना क्या होगा? अर्ध होगा। और आयु का मतलब क्या होगा? कुछ कुछ एज से रिलेट कर रहा है। क्लियर? यानी कि कुछ ना कुछ हमें आधा करना है। क्लियर? अब देखो, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आखिर इसका क्या यूज है? क्या यूज है हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि जो अभिक्रिया है वो किस पे डिपेंड करती है? अभिकारक पर डिपेंड करती है। यदि अभिकारक ज्यादा तो जो उत्पाद मिलने वाला है वो भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है। यदि अभिकारक ही कम लेंगे तो उत्पाद के ज्यादा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यानी कि जितना अभिकारक होगा उस पर डिपेंड कर रही होगी हमारी उत्पाद, या फिर हमारा उत्पाद जो है अभिकारक पर डिपेंड कर रहा होगा। क्लियर सी बात हुई। अब अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में लगा समय, यानी कि अभिकारक की सांद्रता जब कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तब हम क्या बोलेंगे कि वह उसकी क्या है? अर्ध आयु है। क्या है वो? अर्ध आयु है। और इसे हम डेनोट किस तरीके से करते हैं? टी हाफ, इस तरीके से करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, टी हाफ गलत है। सही नोटेशन क्या है? टी हाफ, यानी कि टी बनाएंगे आप स्मॉल टी, फिर क्या करेंगे? हाफ लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? टी हाफ। इसे हम बोलते हैं अर्ध आयु। अभिकारक की जो सांद्रता है उसे आधा होने में, यानी कि यदि हमने 50 ग्राम अभिकारक लिया तो कब वो 25 ग्राम बन जाएगा? उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उसकी अर्ध आयु बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? उसकी हाफ एज बोल सकते हैं आप इसे। क्लियर? या फिर हाफ लाइफ आप इसे बोल सकते हैं। हाफ लाइफ आप इसे बोल सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखें। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है। कोई भी एक अभिक्रिया ली हमने, ठीक है। t बराबर 0 समय पर क्या हुआ और t बराबर हाफ पर क्या हुआ? t बराबर 0 पर माना कि उसकी जो सांद्रता थी, अभिकारक की सांद्रता कितनी थी? R0 थी, मान के चलो। क्लियर? अब देखो, t हाफ क्या होगा? जब उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। उसकी सांद्रता हाफ हो जाएगी, उस समय को हम क्या बोल सकते हैं? t हाफ से हम उसे डेनोट कर सकते हैं t हाफ। क्लियर? जो उसकी सांद्रता है, यानी कि RT हमने क्या मान ली? R0/T मान ली, या फिर R0/2। क्यों? उसकी सांद्रता पहले R0 थी, उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? अब 2 से भाग लगा दो, उसकी आधी हो जाएगी। तो यही क्या है? हमारी अर्ध आयु को डिफाइन करती है। अब हम देखेंगे कि n बराबर 0 के लिए, ठीक है, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की जो वो हमारा जो फॉर्मूला निकल करके आ गया, फिर जो डेरिवेशन निकल करके आएगी वो कैसी होगी, और जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसके लिए जो डेरिवेशन निकल करके आएगी वो कैसी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं n बराबर 0 के लिए। लेकिन रिएक्शन क्या होती है n बराबर 0 के लिए? RT = -KT + R0 होती है। क्लियर? अब देखो, जो T है, जो हम अर्धायु के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि हाफ लाइफ के लिए निकाल रहे हैं, तो T = हमें T हाफ लेना होगा। ओके। और RT क्या हो जाता है उस कंडीशन पर? हमारा R0 जो होता है उसका आधा हो जाता है, यानी कि उसकी जो सांद्रता थी वो कितनी हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी। क्लियर बात हुई। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। वैल्यूज पुट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? R0/2 = -K। T के लिए क्या लिखोगे आप? T हाफ प्लस R0 एज इट इज रहने वाला है। क्लियर? दैट सिंप्लाइज, इसे आप क्या लिख सकते हैं? KT हाफ इक्वल टू, इसे इधर ले जाएं और इसे इधर ले आएं, R0 - R0/2। दैट सिंप्लाइज, ये क्या हो जाएगा? KT हाफ इक्वल टू R0/2। क्यों? जब आप ऐसा करते हैं x - x/2 तो क्या हो जाता है? 2x, इसे अगर 1 मान ले नीचे,
2x माइनस एक्स बाई टू, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई टू। सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो हुई कि हम इसे ऐसे लिख पाए, ओके इसे ऐसे लिख पाए, तो k क्या इम्प्लाइज, सॉरी जो t हो जाएगा, t हाफ किस तरीके से हम निकाल पाएंगे, r नॉट बाई टू के, r नॉट बाई टू के, यही क्या है आपका एक फॉर्मूला मिल गया आपको। यहाँ पे k क्या है, एक स्थिरांक होता है, k की वैल्यू आप पुट करेंगे, सांद्रता पुट कर देंगे, सिंपल सा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपने इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट क्लासेस में, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आर टी इक्वल टू क्या होता है, माइनस के टी प्लस आर नॉट होता है, क्लियर। अब टी हाफ रखेंगे, टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, आर टी बाई टू माइनस के टी बाई टू प्लस आर नॉट रखेंगे, क्लियर। के टी हाफ इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ निकल करके आएगी, पक्षांतर करने पर यानी कि इधर उधर ले जाएंगे और ये चीज़ हमें मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। के लिए जब हम देखते हैं, आपको पता है सबसे पहले आपने ये जो वीडियो जो डेरिवेशन है ये की थी लास्ट क्लास में, हमने ये डेरिवेशन की थी कि एल एन आर टी क्या होता है, यानी कि लॉग आर टी इक्वल टू होता है माइनस के टी प्लस लॉग आर नॉट, क्लियर। अब जब हम हाफ के लिए निकाल रहे हैं, इनकी हाफ लाइफ निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जब हम हाफ लाइफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारी सांद्रता है वो हाफ हो जाएगी और टी जो है वो भी हाफ हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि आर टी की जगह पे आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, जबकि आर नॉट एज इट इज़ रहेगा, क्लियर। और जो हमारा टी है, टी की जगह पे आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। आगे देखें, ओके हम क्या कर सकते हैं, जैसा हमने लास्ट में किया, इसे हम लिख सकते हैं के टी हाफ इक्वल टू, इधर हम इसे ले आएँ और इसे इधर ले जाएं, यानी कि इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर नॉट बाई टू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, वेल एंड गुड। अब देखो के टी हाफ जब हम इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इधर जब हम इसे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। मैथ्स वाले बच्चों को रीज़न पता है, बायो वालों को नहीं पता, याद कर लीजिए। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम एल एन आर नॉट बाई टू दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और के टी हाफ हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, उससे इसका लिंक पूरे तरीके से होता है, क्लियर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, आपको दिख रहा है कि ये हम घटा रहे हैं, इन्हें याद रखना है, एल एन एक्स यदि ऐसा होता है कि एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इक्वल टू क्या होता है, एल एन एक्स अपॉन वाई, ये एक फॉर्मूला है लॉग का जो आपको याद रखना होगा, क्लियर। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई हो रहा है, यानी कि इसे यदि हम x मान लें और इसे यदि हम y मान लें तब क्या होगा, इसे यदि हमने x माना इसे y माना तो क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट बाई आर नॉट बाई टू, क्लियर, ओके। अब के टी हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आर नॉट से आर नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, ये टू जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्यों, देखो आर नॉट बाई टू जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आर नॉट इंटू टू बाई आर नॉट, ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ टू बचेगा। क्या हम लिख देंगे यहाँ पे, टू लिख देंगे। दैट्स इम्प्लाइज कि जो टी हाफ है इक्वल टू क्या होगा, एल एन टू डिवाइडेड बाई के, डिवाइडेड बाई के। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू एल एन टू लिखा हुआ है, एल एन टू का मतलब क्या होता है, ये होता है 2.303 लॉग टू, लॉग टू हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग टू, यानी कि एल एन का मतलब क्या होता है 2.303 लॉग, यानी कि लॉग का 2.303 टाइम्स होता है, तो वही यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 2.303 लॉग टू डिवाइडेड बाई के, क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग टू है, यहाँ पर लॉग टू की वैल्यू क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। लॉग टू की वैल्यू होती है 0.301 डिवाइडेड बाई के, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे निकल करके आएगा
0.693 डिवाइडेड बाई के, यानी कि आपको क्या फॉर्मूला मिला, टी हाफ हो जाएगा हमारा, टी हाफ हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। टी हाफ क्या हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई के। आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, हमारी जो टी हाफ है वो क्या होगी, एक निश्चित होगी। क्लियर, आई होप आपको समझ आया हो। फिर से देख लीजिए, ये समीकरण हम पहले निकाल चुके थे, ये वाली, इसमें सिर्फ हमने सिंपल सी वैल्यूज पुट कर दी, ये पुट किया, फला 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 सारी वैल्यूज पुट की। इसे हम x मान सकते हैं, इसे हम y मान सकते हैं। क्लियर बात हुई। जब हम इसे x मानेंगे और इसे y मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए के टी हाफ हो जाएगा, इसे हम इधर ला सकते हैं, इसे इधर ले जाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कि इसे हम इधर ले गए, इधर ले जाएंगे, सिंपल सी बात होगी, ये इस तरीके से हो जाएगा। ln r2 बचेगा, ln को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ln 2 का मतलब क्या होगा, 2.303 log 2, इसका मतलब होगा 2.303 log 2। क्लियर, अब देखो इसका मतलब हो जाएगा 2.303 log 2, ओके। और log 2 का मतलब क्या होता है 0.303, ये क्या है log 2 जो है ये इसकी वैल्यू है, यानी कि log 2 की वैल्यू क्या है, दिस वन। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0.693 डिवाइडेड बाई के। और के क्या होता है कि स्थिरांक होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो हाफ होगी, यानी कि टी हाफ होगी, हाफ लाइफ होगी, वो क्या होगी, एक नियतांक होगी। आगे देखें, स्क्रीनशॉट लीजिए। शब्दम प्रथम कोटि अभिक्रिया, यानी कि शब्दम प्रथम कोटि अभिक्रिया कैसी होती हैं, उनकी डेफिनेशन समझेंगे और भी बहुत कुछ। अब देखो, शब्दम प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी अभिक्रिया, क्लियर, यदि उसमें दो अभिकर्मक हैं, जैसे कि एस्टर का जलीय अपघटन, यदि हम देखें एस्टर का जलीय अपघटन जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, किसका उदाहरण है, एक शब्दम प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इनकी अभिक्रिया के अंदर अभिकर्मक दो हैं, क्लियर, लेकिन जो अभिक्रिया की जो कोटि है वो दो पे डिपेंड करनी चाहिए, यानी कि यदि x है एक और दूसरा y है तो किस पे डिपेंड करनी चाहिए, यानी कि x पे और y दोनों पे डिपेंड करनी चाहिए। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है कि अभिक्रिया की कोटि सिर्फ एक पर डिपेंड करती है। सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ एक पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, देखो अभिक्रिया की कोटि, यानी कि कोटि के लिए लिख दिया है, ये केवल एक पर निर्भर करती है, दो पर निर्भर नहीं करेगी, यानी कि एक अभिकर्मक पर निर्भर करती है, दो अभिकर्मक पर निर्भर नहीं करती। इसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर लिखी हुई है, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं। क्लियर, अभिक्रिया की जो कोटि है वो केवल एक अभिकर्मक पर जब डिपेंड करती है तो हम क्या करते हैं, शब्दम प्रथम कोटि अभिक्रिया उन्हें बोल रहे होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा एस्टर का जलीय अपघटन। एक बार डेफिनेशन बोल देते हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिकर्मक तो दो होते हैं, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि है वो केवल एक अभिकर्मक पर डिपेंड करती है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, यदि कोई एक रिएक्शन है इस तरीके से CH3CO C2H5 प्लस H2O यदि हम कराएं हाइड्रोजन की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलता है, CH3C डबल बॉन्ड OH C2H5। क्लियर, अब देखो थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा क्योंकि एक ऑर्गेनिक का थोड़ा सा टॉपिक है, लेकिन समझने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए C2H5 जो है, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, t बराबर 0 समय पर इसकी जो सांद्रता देखी जाती है वो 0.0 मोल देखी गई। H2O जो था इसकी सांद्रता कितनी देखी गई, 10 मोल देखी गई। जब उत्पाद बना, उत्पाद तो बनेगा ही नहीं क्योंकि t बराबर 0 है, रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, 0 है, ओके। जब हमने इसे क्या कर दिया, t बराबर t समय, यानी कि जितने टाइम में रिएक्शन होती है उतने टाइम दिया, तो ये 0 मोल बना। क्लियर, ये 9.9 मोल बन गया, ये 0 मोल हो जाता है हमारा क्या, जो CH3CO C2H5 जो था ये हमें मिला 0 मोल। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा जो जल है वो 10 मोल था, अभिक्रिया होने के बाद भी कितना रहा,
9.9 मोल रहा। ये कितना मिल गया हमें 0.0 मोल, और ये कितना मिल गया हमें 0.0 मोल मिल जाता है। क्लियर। अब देखो जो इसका वेग जो था वो किस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, वेग लिखा जाना चाहिए था K डैश इक्वल टू CH3COO C2H5 और H2O, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में देखते आए हैं। यानी कि इस तरीके से इसका मोल लिखा जाना था। कैसे कि यानी कि अभिकर्मक 1, अभिकर्मक 1 और अभिकर्मक 2। क्लियर। अभिकर्मक 2 इस तरीके से लिखा जाना था। लेकिन जो इसका जो पाया गया वो क्या पाया गया, ये पाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो जल है, जल क्या है, बहुत अधिक मात्रा में है। जल हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा एक्सिस में है, यानी कि 10 मोल है। इसके सामने ये तो नगण्य के बराबर है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे कर रहा है। ये तो कांस्टेंट के टर्म की तरह दिख रहा है हमें, यानी कि अभिक्रिया में सिर्फ 0.1 के बराबर यूज हुआ। यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें, 9.9 मोल ही मिल रहा है। क्लियर। यानी कि इसके सामने बहुत ज्यादा है, हम इसे क्या मान सकते हैं, एक कांस्टेंट राशि मान सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, K डैश और H2O को कांस्टेंट मान लिया। तब इसका अभिक्रिया का जो वेग था वो सिर्फ CH3COOC2H5 से डिफाइन हो रहा था। इस तरीके की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, शब्दम प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और यहाँ हमने मान लिया K डैश H2O इज इक्वल टू K। फिर से देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या था, जल जो है वो बहुत ज्यादा है। किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, किसके मुकाबले, एस्टर के मुकाबले ये क्या है, जल बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या मान सकते हैं, इसे कांस्टेंट राशि मान सकते हैं किसके सामने, तो ये कांस्टेंट के बराबर है, परिवर्तित भी नहीं हो रहा है, सिर्फ 0.1 मोल इसका गायब हो रहा है। इसलिए हमने देखा कि जो अभिक्रिया का जो वेग था वो किस पे डिपेंड किया, इस पे डिपेंड किया। यदि हम इसे ज़्यादा करें तो क्या हो सकता है, थोड़ी बहुत रिएक्शन में डिफरेंस आ सकता है। तो इसलिए हम ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं बोल रहे होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।